एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास बैठी हुई है। बच्चा करीबन 1 महीने का होता है और उस माँ की आंखों में आंसू होते हैं। डॉक्टर साहब उस बच्चे को देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है जो मैं इस बच्चे के साथ देख रहा हूँ। दरअसल वो 1 महीने के बच्चे के छाती पर निशान देखता है और वो निशान मानो ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने अभी निशानों को इस छाती पर मारा हो, कि मतलब जैसे किसी ने काट दिया हो। ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान, देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर उस माँ से कहते हैं कि मेरे पास इस चीज का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये मैं इनको नहीं हटा सकता। वो माँ कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैंने देख देख कर डर लगता है, आखिरकार इसको ऐसी परेशानी क्यों हुई है। लेकिन डॉक्टर इसमें जवाब दे देते हैं। आखिरकार एक बच्चे की छाती पर ऐसे कैसे निशान आ सकते हैं कि मानो किसी ने जैसे उसे चीर दिया हो या उसके साथ कुछ कर दिया हो। ये पूरा मामला क्या होता है? दोस्तों, कहते हैं कि कर्मों का फल हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है और जो बच जाता है उससे कई गुना हमें ऊपर जाकर भुगतना पड़ता है। ऊपर भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु और ये सारी चीजें सब फेक हैं, जो कुछ है वो यहीं पर है, आगे जाके कुछ भी नहीं है। सब लोग बकवास करते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों का मानना है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उससे कोई भाग नहीं सकता। वो तो तभी पता चलेगा ना। कहते हैं ना कि हमारी एक कहावत थी, अपने मरे से स्वर्ग दिखाई देता है, कि जब हम खुद मरेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर एक बच्चा जो अपना बदला लेता है दूसरे जन्म में, और बदला भी किससे लेता है? अपने सगे भाई से लेता है। भाई भाई का प्यार बहुत होता है, लेकिन आज एक भाई ने एक भाई के प्यार को झुठला दिया और उसने साबित कर दिया कि कोई किसी का अपना नहीं होता है। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मंसूर में एक 1973 में एक बच्चे का जन्म होता है ब्राह्मण के घर, और इस ब्राह्मण की 2 बेटियां पहले से ही होती हैं। 2 बेटियों का पिता था। आप समझ सकते हो 1972 में कैसा दौर था। उस समय लोग ऐसे हुआ करते कि किसी तरह से हमारे घर में हमारे घर का वारिस आ जाए, हमारे खून का, हमारे घर का हमारा वारिस आ जाए। बहुत लोग पहले बहुत ज्यादा इन चीजों पर महत्व दिया जाता। अब तो ये चीजें बदलने लगी हैं, लोग के अंदर शांति आने लगी है। लेकिन वो वक्त ऐसा था, भले ही हम कह दें कि वो वक्त अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस समय में अपने घर का वारिस बहुत जरूरी होता था। अगर घर का वारिस एक महिला नहीं देती थी तो उस समय में व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता था। इस बात पर तो आपको यकीन करना होगा, ये सच्चाई है, इसे हम नहीं झुठला सकते। यहाँ पर पंडित जी अपने बेटे की आने की आस लगाते हैं। तीसरी बार इनकी पत्नी गर्भवती होती है और अब की बार पंडित जी बड़े यतन जतन मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत प्रभु की सेवा करते हैं कि भाई हमारे घर में तो एक वारिस ही आना चाहिए, और ऊपर वाला इनकी बातें सुनता भी है। अब इनकी पत्नी जब 9 महीने निकल जाते हैं, बेटियां भी इंतजार करती हैं, अपनी माँ के पेट से कान लगाकर बात करती हैं अपने आने वाले बच्चे से। उन्हें नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है। अब इस महिला को दर्द शुरू हो जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक और ताजा बात कर दूं, पहले महिलाओं को हॉस्पिटल नहीं ले जाया करते थे, घर पर ही बच्चा पैदा कराया करते, और दाई नाम की एक महिला आया करती जो बच्चों को जन्म दिलवाया करती। पहले ये चीज थी भारत में। आप लोग सभी जानते होंगे, उस समय की कुछ महिलाएं आज भी हैं और वो सभी को बता सकती हैं। अब घर पर दाई को बुलवाया जाता है और दाई यहाँ पर उस महिला का इलाज शुरू कर देती है, और कुछ घंटों बाद यहाँ पर घर में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब घर में रोने की आवाज आती है तो ये आवाज पंडित जी के कानों में पड़ती है। बड़े ही खुश होते हैं और सबसे पहले दाई से पूछा जाता है कि लड़का है या लड़की है। दाई कहती है कि मुझे तो भेंट चाहिए, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का वारिस हुआ है, तुम्हारा बेटा हुआ है। पंडित जी फूले नहीं समाते हैं, एक पैर पर पूरे घर में घूम जाते हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, बहुत अच्छा खासा घर था, बहुत बढ़िया घर इनका होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती उस जमाने में 1973 में। यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ से दाई भी चली जाती है। पंडित जी जब उस बच्चे को देखते हैं, हालांकि दाई बताती है कि लड़का तो हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हैं।
अब यहाँ पर दाई बताती है उस बच्चे को ले जाकर पंडित जी की गोद में जब रखती है तो कहती है कि इसकी छाती पर 3 से 4 निशान हैं और मानो जैसे किसी ने अभी इन निशानों को बनाया है कि किसी तेजधार हथियार से जैसे निशान मारे हों छाती पर। ये तो बहुत देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं अभी इनसे ब्लड बाहर आएगा, मतलब खून बाहर आएगा। पंडित जी कहते हैं कि चलो ये ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। यहाँ से दाई चली जाती है। उस बच्चे का पालन पोषण चलने लगता है। अब पंडित जी खुद पंडित जी महाराज हैं, लेकिन फिर भी बाहर से वो एक पंडित बुलाते हैं और अपने बेटे का नामकरण रखते हैं। बेटे का नाम उस वक्त गिरधारी रखा जाता है, श्री हरि के नाम पर रखा जाता है। अब यहाँ पर जब बच्चे का नाम गिरधारी हो जाता है तो उस बच्चे का पालना पोषणा चलने लगता है। लेकिन माँ को वो जो उसकी छाती पर निशान थे वो हमेशा तकलीफ देते थे। वो चाहती थी कि मेरे बच्चे की छाती पर ये निशान नहीं होने चाहिए। अब धीरे धीरे वो 1 महीने का समय ले लेते हैं, लेकिन जो पंडितानी होती हैं, यहाँ पर जो गिरधारी की माँ होती है, वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। ये ऐसे लगते हैं कि मानो जैसे ताजा हो, अभी इनमें से खून बाहर आएगा। अब यहाँ पर पंडित कह देते हैं कि हाँ तो 1 महीने की तो हो जा, तुम्हें मैं जरूर डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर जो गिरधारी होता है 1 महीने का हो जाता है। अब इसको लेकर इसके माँ बाप हॉस्पिटल जाते हैं। उस टाइम के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं और इस बच्चे को डॉक्टर की गोद में देते हैं। यहाँ पर जो गिरधारी की माँ है वो रोते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की छाती पर ये मेरे पेट से ही निशान आए हैं, क्यों आए हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जब डॉक्टर साहब उन निशानों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने भी पहली बार देखा है ऐसा कुछ मामला, आज तक मैंने किसी बच्चे के ऊपर ऐसे निशान नहीं देखे हैं। तो वो भी चुप हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इनकी मैं क्या दवाई दूं, वैसे तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, केवल निशान ही है। फिर भी वो कहती है कि नहीं, मुझे ये हटाने हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जन्म से आए हैं, अगर हटेंगे तो खुद ही हटेंगे, कोई दवाई इनको नहीं हटा सकती। डॉक्टर के पास से इनको इस चीज का ये समाधान मिलता है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को घर ले आते हैं, गिरधारी को। अब यहाँ पर माँ अपने बेटे की और भी परवरिश करती है। दोनों बहनें अपने भाई को खिलाया करती हैं और जिंदगी कुछ आगे चलती है। ये बच्चा 5-6 महीने का होने लगता है। इससे भी ज्यादा बड़ा जब होता है तो ये बच्चा घर में अकेला नहीं रह पाता है। मतलब जैसे ही ये 8-9 महीने का रहता है और एक कमरे में अगर इसको अकेला छोड़ दिया तो ये वहां से भागने लगता है, मतलब रोने लगता है और बहुत ही जोर से रोया करता, और ये सोते हुए भी डरा करता है। ये सब कुछ भी माँ सहन कर रही थी। अब ये 1 साल का हो जाता है। वो जो इसके शरीर पर निशान थे, जो बचपन से ही थे, पेट से ही आए थे, वो निशान भरने का नाम नहीं लेते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन माँ को ये चीज बहुत तकलीफ दे रही थी, फिर भी वो अपने बच्चे की परवरिश करती है। ये लड़का और भी बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है और बहुत अच्छे से बोलना सीखता है, अब ये बच्चा एक ऐसी चीजों से बहुत डरा करता। इनकी माँ जो हाथ का दरांत होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, उस जमाने में एक हाथ का दरांत होता है, उससे काटा जाता है। तो ये लड़का उस चीज से भी डरता है, क्योंकि उस जमाने में चाकू तो वही थे जो लोगों पर चलाए जाते थे सब्जी काटने के लिए। उस जमाने में चाकू का यूज नहीं हुआ करता था, केवल दरांत ही हुआ करती थी। शायद मेरी माताएं बहनें हैं, वो इस बात को बहुत बेहतर समझ पाएंगी। अब यहाँ पर ये लड़का उनसे भी डरता है। यहाँ पर पंडित जी के पास एक छुरी थी, वो छुरी इन्होंने वैसे ही रख रखी थी घर में। अब एक दिन की क्या बात होती है कि पंडित जी उस छुरी को देखते हैं। यहाँ पर ये लड़का 2 से 2.5 साल का हो जाता है और अपने बाबा के पीछे तो ये अक्सर घूमा करता, क्योंकि पिता के तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अब यहाँ पर जो पंडित जी हैं उस छुरी को देखने लगते हैं अपने कमरे के अंदर, जो एक थैले में रखी हुई थी। जब पंडित जी उस छुरी को उठाते हैं तो ये लड़का उस छुरी को देखकर नीला पड़ जाता है, क्योंकि पंडित जी उस छुरी को निकाल कर देख रहे थे। तो यहाँ पर ये लड़का उसको देखकर एकदम नीला पड़ जाता है और गिर जाता है। पंडित जी के हाथ से छुरी छूट जाती है और ये भागकर अपने बेटे गिरधारी को पकड़ता है और कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ, और ये घबरा जाता है। कुछ देर बाद ये बच्चा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गिरधारी को कहाँ सब्र था। अब गिरधारी इसको एक बाबा के पास ले जाता है। एक पंडित जी बाबा का सहारा लेता है और वहां पर इसकी झाड़ फूक कराता है, एक गंडा कराता है। यहाँ पर इस बच्चे का गंडा भी हो जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था। अब ये लड़का जब हो जाते हैं 1 या 2 दिन तो वो कहता है, ये लड़का, कि बाबा क्या तुम मुझे मार दोगे। तो यहाँ पर जो गिरधारी का पिता है वो कहता है कि बेटा तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, मैं अपने बेटे को कोई मार सकता हूँ, कोई बाबा अपने बेटे को मार सकता है।
ये बात सुनकर गिरधारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक 2.5 साल का बच्चा जब आंखों से आंसू गिरने लगता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कहता है कि बाबा, पहले भी तो मुझे ऐसे ही मारा था, मेरी यहाँ पे मारा था। वो उंगली रख रख के बताता है। अब गिरधारी को समझ में आता है कि ये निशान किस चीज के थे। गिरधारी अपने बेटे को चुप करना चाहता है, लेकिन वो बेटा चुप नहीं होता और वो कहता है कि बाबा, मेरे भाई ने ही मुझे मारा है और बहुत जोर से मारा है, लेकिन वो भाई है कहाँ पर, मुझे दिखाई नहीं देता। गिरधारी कहता है कि बेटा, तेरा कोई भाई नहीं है। अब ये लड़का बहुत जोर से गुस्से में कहने लगता है कि नहीं बाबा, मेरा भाई है, आप समझते क्यों नहीं है, मेरा भाई है, आपको नहीं पता। तो यहाँ पर गिरधारी को चुप कर दिया जाता है और इसकी माँ को दे दिया जाता है पंडित जी के जरिए। माँ इसको समझाकर सुला देती है, लेकिन अब ये बच्चा रोज नई नई बातें करने लगा था। नई नई बातें क्या करने लगा था? वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, बाबा के पास जो चाकू है उसे फेंक दो, वरना किसी दिन बाबा मुझे मार देंगे। ये बात कहकर ये फिर खेलने लग जाता है। अब जब इसकी माँ को इससे कुछ काम कराना होता तो वो भागकर कहती कि लाऊं बाबा की छुरी को निकाल कर। तो ये लड़का भागकर उस काम को कर दिया करता, हर कहने को माना करता, रोने लगता कि माँ, मुझे उससे मत मारना, पहले भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुआ था। एक बहुत ऐसा सीन है कि भाई किसी को तकलीफ हुई, दुख हुआ, वो सब चीज को समझता है 2.5 साल का बच्चा। इन्हीं सभी चीजों को चलते चलते बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 साल का होने के बाद यह बहुत जोर जोर से कहने लगा था। ये सोते हुए उठ जाया करता और कहता कि मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरे भाई ने मुझे मारा है, मुझे बचाओ मेरे भाई से। अब यहाँ पर इसकी दोनों बहनें इसका बहुत ख्याल रखती हैं और सोचती हैं कि माँ, हमारा और चौथा भाई कहाँ पर है? हमारे तो एक ही भाई है, 2 बहनें हम हैं, और कहाँ से आ गया? तो वो माँ अपनी बेटियों को समझाते हुए अपने बेटे को संभालती है, गिरधारी को, और संभालने की कोशिश करती है। ये चीजें घटने का नाम नहीं था, ये चीजें बढ़ने का नाम था। चीजें और इतनी परेशान करने लगती हैं कि पंडित जी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बेटे पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे बच्चा 4 साल का हो जाता है। अब 4 साल का होने के बाद ये एक जगह का नाम लेने लगता है। इसको धीरे धीरे उस जगह का नाम भी याद आने लगता है। ये कहता है कि मेरा घर तो देवास में है, मैं देवास का रहने वाला हूँ, आप लोग कहाँ पर हैं? हम यहाँ के नहीं हैं, ये मेरा घर नहीं है। अब ये अपने माँ बाप को भी अपना माँ बाप नहीं मानता है। कहता है कि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी कैसे रहेगी मेरे बिना? मैं तो उस पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रहा करता। और अपनी माँ से कहता है कि पता है माँ, मेरी पत्नी है ना, इतनी खूबसूरत है कि आज तक तुमने कोई इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा। जब 4 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है तो एक बात तरीके से बात अच्छी भी लगती है, लेकिन एक तरीके से बात बुरी भी लगती है। अब यहाँ पर ये एक और बात करता है कि कहता है कि माँ, कभी भी ना भाइयों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई बहुत बुरे होते हैं, अकेले में ले जाकर मार देते हैं। और पता है, मेरे भाई ने मेरी पत्नी को छीन लिया। यहाँ पर ये माँ ठाके मार मार कर हंसा करती, लेकिन कभी कभी सोच में पड़ जाया करती कि ये बेटा क्या कहता है। देवास देवास नाम लिया करता। ये लड़का 5 साल का हो जाता है। ये सब चीजें चल रही थी, परिवार बहुत दुखी था, परेशान था, बहुत सारी चीजें की थी। माँ ने इस बच्चे को चाकी पर बिठाकर चाकी को उल्टा भी घुमाया था। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने बताया कि भाई चाकी पे बिठाकर उल्टा घुमा दे, सारी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन ये पहले की चीज थी, ये कुछ भी नहीं भूलता है। इसकी याददाश्त और बढ़ने लगी थी। अब 5 साल का ये कहता है कि देवास में हमारा एक घर है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है, एक मेरी बहन है जो शादीशुदा है, एक मेरी बहन राजस्थान में है, वो भी बहुत अच्छे से है, वो हमसे बहुत दूर ब्याही है। दोस्तों, ये सारी चीजें अपने घर वालों से कहता है। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपनी पत्नी को रख सकता हूँ और मैं वहां पर जाऊंगा। मेरे भाई ने मेरी पत्नी को छीना था, मेरा भाई मेरी पत्नी से प्यार किया करता था, ये बहुत बुरी बात है माँ, मैं तो वहीं पर जाऊंगा। माँ अपनी आंखों में आंसू भर लाती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। और एक दिन तो ये लड़का बिल्कुल भी किसी को रहने नहीं देता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है, कहता है कि मुझे वहां पर जाना है, बिल्कुल जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं अपना पूरा काम छोड़कर अब इस लड़के की बातों पर ध्यान देते हैं। इससे प्रॉपर जो एड्रेस है वो पूछा जाता है, तो ये पूरा एड्रेस बताता है। कहता है कि हमारी हवेली है, जो देवास है उसमें हमारी हवेली है, और मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि आपने तो ऐसी महिला आज तक नहीं देखी होगी। यहाँ से सभी परिवार वाले दुखी होकर कहते हैं कि पहले इसको इसका वो घर दिखाना होगा, और हम भी तो देखें कौन इसका भाई है जिसने इसको मारा है, आखिर ऐसा भाई कैसे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ से अपने पिछले जन्म का नाम बताता है। वो कहता है कि पिछले जन्म में मेरा नाम दुर्गेश है, और ये दुर्गेश अपना नाम बताता है। और वहीं से पंडित जी अपने बेटे को लेकर और अपनी पत्नी के साथ, दोनों बेटियों के साथ 2-3 लोग और अपने साथ लेते हैं, और ये सभी लोग देवास जाने की तैयारी कर देते हैं।
ये सभी लोग देवास जाते हैं। अब जहां पर ये अपनी जगह बता रहा था, देवास में जो जगह बताई जाती है, वहां कहता है मेरे घर के पास एक दुकान है जिस दुकान से सभी सामान मिलता है, आटा मिलता है, दाल मिलती है, बहुत सारी चीजें जो पुराने जमाने की होती हैं वो सभी बताता है। अब उसी दुकान के पास इस लड़के को लाकर ये खड़ा कर देते हैं। वहां पर कई दुकानें होती हैं, दरअसल एक दुकान नहीं होती, वहां पर कई दुकानें होती हैं। तभी यहाँ पर ये जो पंडित जी हैं कहते हैं कि बेटा कौन सी दुकान है। गिरधारी कहता है कि बाबा जब तो यहाँ पर एक ही दुकान थी, और ये उस दुकान को पहचान लेता है और कहता है कि बाबा यहीं से मेरा घर वहां पर पड़ता है। गली में चलने लगता है, ये सभी लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। कोई भी जानकारी परिवार वाला नहीं निकालता है, लड़का खुद रास्ता बताता है इन लोगों को देवास में जाने के बाद, और ये उस लड़के के पीछे पीछे चल देते हैं। दोस्तों ये उस घर पर आकर रुकता है और ये कहता है कि देखो बाबा, मैंने इसी जगह के बारे में आपको बताया था कि हमारी एक हवेली है, तो सच में ही वहां पर बहुत सुंदर सा इनका घर बना हुआ है, लेकिन पुराने टाइप का है। अब ये अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ये वहां पर अपनी उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उस माँ के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि माँ तुम कैसी हो। अब यहाँ पर ये महिला जिसे आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था, बहुत कम दिखाई दे रहा था, तो वो कहती है कि अरे बेटा तू किसका है, बड़ा सुंदर सा बालक है, और तू मेरे पास आकर कैसे बैठ गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि माँ बाबा कहाँ पर है। तो वो कहता है, यहाँ पर वो कहती है कि बेटा तू कौन है, पहली बार हमने देखा है, तुम्हें बाबा से क्या काम है। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि बाबा तो तुम्हारे चले गए। तो ये लड़का अपनी आंखों में आंसू ले आता है। जो गिरधारी होता है, गिरधारी की आंखों में आंसू होते हैं और आंसुओं के साथ वो कहता है कि मुझे तो बाबा से मिलना था, अब मेरे बाबा कहाँ चले गए। तो वो कहती है कि ये है कौन। उसके पीछे पीछे जो लोग आते हैं, उस बुजुर्ग महिला को वो ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। जब नजदीक पहुंचते हैं तो यहाँ पर सारी बात उस महिला को बताई जाती है कि ये कहता है कि ये तो तुम्हारा दुर्गेश है, और अपना नाम दुर्गेश बताता है। तो वो बुजुर्ग महिला अपनी आंखों में आंसू भर लाती और कहती है कि मेरे बेटे को तो किसी ने मार कर फेंक दिया था, मेरा बेटा तो एक बहुत सुनसान जगह पर हमें मिला था, हमें आज तक नहीं पता चला कि उसे किसने मारा है। दोस्तों यहाँ पर ये भले ही कहता था कि मेरे भाई ने मुझे मारा है, छोटे भाई ने, लेकिन कभी भी इसने बहुत ज्यादा सीरियस पने से, मतलब बहुत जोर देकर ये नहीं कहा था कि मुझे ऐसे मारा था, लेकिन आज ये वो सारे राज खोलने वाला था। इसके बाद जब वो महिला रोने लगती है तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इसे इस बात का भी पता है कि इसको किसने मारा है। अब वो महिला कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद ये अपनी माँ से बहुत सारी ऐसी बातें करता है, कहता है कि माँ छोटा भाई कहाँ पर है, जिसका नाम सुधीर है। अब सुधीर नाम सुनकर वो महिला और भी चौंक जाती है। जो बुजुर्ग महिला होती है कि तुम्हें हमारे बेटे का भी नाम पता है। अब वो अपनी पत्नी का नाम लेता है। अब ये कहता है कि माँ मेरी पत्नी हर प्यारी कहाँ पर है, मेरी हर्रू कहाँ पर है। दरअसल ये जो गिरधारी था, जो दुर्गेश था, अपनी पत्नी को प्यार में हर्रू कहा करता, हर्रू और हर प्यारी। मेरी हर प्यारी कहाँ पर है, मेरी हर्रू कहाँ पर है। तो ये कहती है कि तू हमारे बेटे की बहू का भी नाम जानता है। अब इस बुजुर्ग महिला को विश्वास होने लगा था कि ये शायद हमारे ही घर का बालक है। अब ये पूरे घर को खुद कहता है, अपने जो इस जन्म के पिता हैं पंडित जी, उसे बताता है कि बाबा ये मेरा कमरा रहा करता, यहाँ पर मेरी पत्नी उस वक्त तक जो हरप्यारी थी वो घर से बाहर गई हुई थी, तभी यहाँ पर हरप्यारी बाहर से आती है। जब हरप्यारी बाहर से आती है और ये लड़का इस बुजुर्ग महिला के पास बैठा हुआ था 5 साल का, तो वो भागकर हरप्यारी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि और तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। यहाँ पर जो हर्रू होती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये इतना सा लड़का मुझसे क्यों ऐसे कह रहा है, मेरे साथ क्या गलत होगा। तो ये सब कुछ हैरानी की बात होती है कि वो इन सभी के नाम जाना करता। हालांकि अपनी पत्नी और अपने भाई का नाम इसने अपने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन वहां पर जाकर ये अपनी पत्नी और घर वालों के नाम भी लेता है। जो लोग इसके साथ आए थे, इसका पिता, इसकी बहन है, इसकी माँ और 2-4 लोग और पास के होते हैं, उन्हें तो यकीन था ये इसी घर का है, जो अपना नाम सब कुछ सही बता रहा है। अब इसके बाद ये जो हरप्यारी है, हर्रू है, अपनी सास के पास आती और कहती है कि माँ जी ये कौन है। तो वो कहती है कि ये तेरे पिछले जन्म का पति बता रहा है और ये कह रहा है कि तू इसकी पत्नी है। अब यहाँ पर ये महिला जो हर्रू है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कोई एक बार चला गया वो जिंदगी में दोबारा लौटकर नहीं आता है। हर्रू कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के लिए थोड़ी सी छाछ बना दूं या दूध बना दूं, उस वक्त चाय को भी कोई ज्यादा महत्व नहीं देता है,
तभी यहाँ पर वो कहता है, जिसका नाम गिरधारी होता है, गिरधारी दुर्गेश कहता है कि क्यों दुर्गेश से बात नहीं करनी, तुम्हें मुझसे क्या, आज तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो। और दुर्गेश हरप्यारी का हाथ पकड़ता है, हर्रू कर कहता है कि हर्रू चलो मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है ना मैं दुर्गेश हूँ। अब यहाँ पर जो दुर्गेश होता है, दुर्गेश उर्फ गिरधारी, वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। अब कमरे में वो दोनों प्राइवेट बात करते हैं। वो कहता है कि हर्रो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम पर क्या बीती है, और तुम्हें नहीं पता मेरे भाई का सच। इस सभी बीच में भाई घर पर नहीं था, भाई बाहर गया हुआ था। अब वो सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बताता है, क्योंकि उसकी पत्नी को सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो दुर्गेश होता है, उसे भी एक सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। उसे पता चलता है अपनी पत्नी के जरिए कि उसके छोटे भाई ने उसकी पत्नी से ही शादी कर ली है, और उस शादी से कई बच्चे हैं इन दोनों के। अब यहाँ पर ये कहता है कि हर्रू, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए वापस लौट कर आया, लेकिन तुमने दूसरी शादी कर ली। तो हरप्यारी कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है। जब समाज का दबाव आया, तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि बेटी और कहाँ पर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे नाम का एक भी बच्चा मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसी वजह से शादी कर ली। यहाँ पर हर्रू इस बात को बताती है, लेकिन फिर भी उसके मन में था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसको वो प्राइवेट बात और बताता है, अपनी कुछ चीज़ों को, जो कहता है कि शायद तुमने आज भी संभाल कर रख रखी होंगी। तो यहाँ पर उसको कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, और वो कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। यहाँ पर उस महिला को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि वो सभी के नाम जाना करता, उसकी सास के, अपने पिता के, उसने सभी की जानकारी ली, हर चीज के बारे में बताया, और वो अब सच्चाई बताता है। अपनी पत्नी से कहता है कि हर्रू, तुम्हें पता है कि मैं वहां पर क्यों ऐसे मरा हुआ मिला तुम लोगों को, क्या तुम लोगों ने जानने की कोशिश की। यहाँ पर वो और भी संग रह जाती है कि इसको तो ये बात भी पता है। उस वक्त कोई इतने अखबार का चलन तो था, लेकिन इतना कौन अखबार पढ़ा करता। अब इसके बाद वो कहती है कि हाँ, वो कहता है कि आज तुम्हें मैं जो सच्चाई बताऊंगा, अपनी पत्नी और अपनी माँ को एक साथ बिठाता है। कहता है कि माँ, जिस बेटे को तो इतना चाहती है ना, उस बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। माँ, तुम्हें पता है जब मेरी और हर्रू की शादी हुई थी, तो मैं हर्रू के साथ बहुत खुश था। हर्रू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, हरप्यारी। और वो कहता है कि माँ, जो तेरा छोटा बेटा है ना, इस पर लट्टू हो जाता है। वो चुपके चुपके हमें देखा करता, रात के वक्त भी, और हमारे साथ जब हम दोनों रहा करते तो उसे इस बात से बहुत जलन होती है। यहाँ पर बताते हैं कि जो दुर्गेश था और हरप्यारी की शादी करीबन 1 से 1.5 साल ही चल पाती है। इतने ही बीच में जो भाई होता है, वो कहता है कि माँ, मेरी शादी को जब 1.5 साल हुआ, तो मैं और छोटे एक बार बाहर जाते हैं, जिसका नाम सुधीर होता है। सुधीर और दुर्गेश दोनों बाहर जाते हैं, और वो कहता है कि माँ, उसने खाली इलाका, वो इलाके का भी नाम बताता है, खेतों से थोड़ी दूर एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारी कीचड़ और बहुत, वहां पर कोई आया जाए नहीं करता है। और वो कहता है कि माँ, सुधीर के हाथ में चाकू था, और उसने चाकू से मेरी छाती पर वार किया। उसने करीबन 4 से 5 वार किए, और मुझसे ये तक बोला कि वो हर्रू तुम्हारी नहीं हो सकती, हर्रू मेरी होगी, और हर्रू सदा के लिए मेरी होगी, और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। जब ये बात माँ सुनती है, तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा इतना बुरा हो सकता है, क्योंकि उस चीज का आज तक किसी ने सच पता नहीं लगा पाए थे। दोस्तों, पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाई थी, किसी को पता ही नहीं चलता कि इसके साथ किसने ऐसा किया है। और यहाँ पर जब ये राज खुलता है, तो उस माँ को बहुत गुस्सा आता है। इतनी देर में जो सुधीर होता है, वो घर आता है, वो देखता है कि मेरे घर पर भीड़ हुई है, तो वो घर आता है। घर आते ही जैसे ही उस 5 साल के लड़के को देखता है, जिसका नाम गिरधारी था, तो वो कहता है कि माँ, हमारे घर में ये भीड़ क्यों हो रही है। तो वो माँ कहती है कि तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। यहाँ पर ये बातें जब हर्रू को पता चलती हैं, तो हर्रू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से शादी की थी जिस व्यक्ति ने उसके पति को ही इस दुनिया से दूर भेज दिया था। लेकिन उस महिला को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब हर्रू को बातें पता चलती है और हर्रू रो रही थी, तो आपको एक और बात बताऊं, 5 साल का लड़का अपने हर्रू के आंसू पहुंच रहा था और कह रहा था कि तेरी थोड़ी ही गलती है, तेरा तो मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मरने के बाद भी मैंने तुम्हें देखा था कि तुम मेरे लिए कितना तड़पी थी और कितना रोई थी। यहाँ पर वो बताता है कि मरने के बाद शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी बोझ नहीं था, लेकिन हर्रू, मैं भी तेरे लिए बहुत रोया करता जब मैं तुझे रोता हुआ देखता हूँ। लेकिन वो बताता है कि मैं 13 दिन के बाद यहाँ पर नहीं रह पाता हूँ हर्रू, मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो हर्रू के जब आंसू पहुंच रहा था, तो सभी लोग एक बहुत अजीब तरीके से उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये कितना सा बच्चा, और देखो क्या कर रहा है।
अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब कुछ मामला तो तय हो जाता है कि भाई हाँ ये इसी घर का है, ये दुर्गेश है। लेकिन अब इस छोटे भाई सुधीर का क्या किया जाए। ये लड़का जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं इस छोटे भाई को सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगा, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब वो माँ परेशान और दुखी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत गलत बात थी। वो कह देता है कि माँ पीछे नहीं हटना है, तू ही देख ले इसने मेरे साथ कितना गलत किया है। दोस्तों ये लड़का पुलिस स्टेशन तक जाता है। ये अपने उस पंडित पिता को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। और पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत उन पुलिस वालों से कहता है कि मेरे मुजरिम को पकड़ना होगा और उसे सलाखों के पीछे लाना होगा। यहाँ पर ये सच्चाई बताता है, लेकिन मामला कहाँ पर थम जाता है। इसके पास कोई सबूत नहीं होता, इस लड़के के पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन पुलिस वाले कुछ इस बच्चे की तरफ देखकर इस पर छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं और इस सुधीर को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुधीर वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो सुधीर की माँ होती है और दुर्गेश की माँ होती है, वो कहती है कि बेटा तू तो हमारी जिंदगी से चला गया, अब तू 5 साल का है, तुझे कैसे मैं समझाऊं। मैं बूढ़ी हूँ, खाट में बैठी हुई हूँ, तेरे बाबा इस दुनिया में रहे नहीं हैं, तेरी पत्नी किसके सहारे जीवन काटेगी। यहाँ पर हर्रू की आपको एक और बात बताएं। हर्रू ने साफ शब्दों में कह दिया था कि माँ जब तक मुझे नहीं पता था, जब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे पति के साथ इसने ऐसा किया है, क्योंकि मैं दुर्गेश से बहुत प्यार किया करती। मैं इसके साथ अब आगे की जिंदगी नहीं बिता सकती। दोस्तों वहां से जो सुधीर है फरार हो जाता है डर के कारण, और वो लौटकर कभी घर नहीं आता है। हर्रू अकेले अपने कंधों पर जिम्मेदारी निभाती है, अपने बच्चों को पालती है, पोसती है। सास भी कुछ दिन के बाद इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन जो गिरधारी था, गिरधारी उर्फ दुर्गेश था, वो अपनी पत्नी से मिलना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका मोह उस महिला में फंस जाता है, क्योंकि वो हर्रू से बहुत प्यार किया करता। यहाँ पर बताते हैं कि हर्रू भी आज इस दुनिया में नहीं है और जो गिरधारी है वो भी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों ये बीच में मिलना जुलना चलता रहता है, पुलिस से भी बहुत ज्यादा संपर्क करता है, बहुत दिनों तक ये अपनी चीज पर इंक्वायरी करता है, कई सारी चीजें करता है। कई बार ये खबर भी आती है इधर उधर, वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि उस वक्त तक कोई सबूत नहीं था। यहाँ पर पुनर्जन्म को कानून नहीं मानता है। लेकिन इसने अपने भाई को घर से भगा दिया था, आज तक वो भाई घर नहीं लाया लौटकर। यहाँ पर हर्रू और सुधीर के बच्चे हैं, वो काफी बड़े हैं, आज भी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन अब आपको गिरधारी की वे बात बताते हैं। गिरधारी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काटता है। गिरधारी शादी नहीं करता, जबकि वो अपने घर का एक लौता वारिस होता है। लेकिन जब घर वालों का दबाव आता है तो गिरधारी करीबन 25 से 26 साल की उम्र में शादी करता है। शादी होने के बाद गिरधारी तब भी अपनी पत्नी से मिलना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे हर्रू बहुत पसंद थी और हर्रू के साथ उसका वक्त बहुत अच्छे से गुजरता है। जिस लड़की से उसने शादी की थी, पहले ही खोलकर कह दिया था कि मैं उस महिला से मिलकर आऊंगा। हालांकि हमारे बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसे देखे बिन मुझे चैन नहीं आता। मुझे बचपन से वो दिखाई देती है, बस इस चीज पर तुम्हें समझौता करना होगा। एक समझौते के तहत ये शादी होती है जो गिरधारी की होती है। लेकिन बताते हैं कि गिरधारी 2014 में कुछ काम से बाजार जाते हैं और रास्ते में उनका भीषण एक्सीडेंट होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। वो निशान, वो फोटो आज भी उनके बरकरार रखे हुए हैं, जो छाती पर निशान होते हैं। और गिरधारी इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उसने अपने भाई से एक बदला लिया। अपनी पत्नी के साथ उसने अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया। और दोस्तों ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ पुलिस वालों का कहना भी था कि हाँ, उसकी छाती पर जन्म से जो निशान थे, जहां जहां उसको उसके भाई ने चाकू मारा था, वहीं पर उसके वो निशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर कानून कुछ भी नहीं कर पाता है। ये वीडियो तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो सिद्ध है कि किसी के साथ अगर गलत होता है तो हो ना हो वो जरूर वापस लौटकर जरूर आता है और अपना बदला जरूर लेता है, चाहे वो कैसे भी ले। तो अपने कर्मों को सोच समझ कर किया कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए। एक कैसा भाई है जो अपने ही भाई को इस दुनिया से दूर भेज देता है उसकी पत्नी के लिए। ये तो बहुत गलत बात है और बहुत बुरा लगा इस चीज को देखकर और सुनकर। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये भी बताया कीजिए कि आपको पुनर्जन्म पर यकीन है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा कीजिए। पहला नाम है उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारी बहन है जो रेगुलर कमेंट करती हैं। सुकंतला जी भी हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंद्रबहान जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। रघुवीर पनवार बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर इन्होंने मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हमें दी है, तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। रामानंद पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम मार्कम बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मिश्रा जी आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गायत्री देवी मनिकपुर से, गायत्री देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीता नंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र सोनी जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुमन कशवार नागर बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन कशवार नागर जी। जॉनी रिचल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। नदीम खान बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम खान जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगस्त्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका रेगुलर कमेंट आते हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। हर वीडियो पर आप अपनी राय रखती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो पर एक व्यक्ति ने बहुत अजीब सा कमेंट किया। अब उस कमेंट को मेरा भी मन किया जवाब देने का, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले मेरे परिवार ने उसे जवाब दिया और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। सही बता रही हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। यहाँ पर उन लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी तरफ से जवाब दिया, उन लोगों के आपको नाम बताती हूँ। पहला नाम है कुरमत, दूसरा नाम है माया जोशी और तीसरा नाम है ललिता यादव जी। और शायद जिसने ये कमेंट किया है उनका नाम विजय था। भाई जिन लोगों ने जवाब दिया है ना, उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यही तो परिवार का प्यार होता है और मान सम्मान होता है। इसी का नाम तो परिवार होता है जो अपनों के लिए खड़ा हो जाता है और सामने वाले को जवाब देने की ताकत रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कुमरत जी और माया जोशी की तरफ से और ललिता यादव जी, बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो में सपोर्ट कीजिए, वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को समझ में आए कि पुनर्जन्म क्या होता है। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।